वेलकम टू सर क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री की हमारी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। वीकली बेसिस पे 2 क्लासेस आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली मिल रही हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में से उन सीरीज को जाकर देखें। आपके एग्जाम में अगर फिजिक्स मेंशन है तो वहां से आपका काम हो जाएगा, वहां से आपको सफिशिएंट डाटा मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और आपका सजेशन है या कोई आपकी रिक्वेस्ट है या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट होगी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वालिफाइंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको वहां से ये सफिशिएंट डाटा देगी। ठीक, तो केमिस्ट्री की सीरीज में हमारा जो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा यूनिवर्स है ये किस तरह से एटम से मिलकर बना है। हालांकि केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर, आपके उसमें आपके एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, धीरे धीरे हम सब कुछ समझते चले जाएंगे। हम शुरू एटॉमिक स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है आपका एटम, दैट इज परमाणु, और एक है स्ट्रक्चर, संरचना। हम दोनों के बारे में एक एक करके जिक्र करेंगे। पहले मैं शुरू कर रहा हूं ये चीज एटम से, परमाणु से। बचपन से एक डेफिनेशन हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट, द्रव का सबसे छोटी इकाई जिसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इज नोन एज एटम। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें साथ के साथ लिख सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन में ही एक अल्टरेशन आता है। आप लोगों ने यहीं पर एक चीज सुनी होगी कि एटम किन किन चीजों से मिलकर बनता है। एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। एक आपने स्टेटमेंट और भी सुनी होगी कि ये किस चीज से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। पहली स्टेटमेंट में हमने कहा कि मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम है और इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते और बांट नहीं सकते। और फिर हम दूसरी स्टेटमेंट में बोल देते हैं कि किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ऐसा कैसे काम करता है? देखिए, सिनेरियो ये रहता है कि एटम को अगर और डिवाइड करके हम इस प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालेंगे तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसे तुरंत या तो किसी और एटम के साथ जुड़ना पड़ेगा या किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर जुड़ने को नहीं मिला तो ये अपने आप में क्या होता है, पूरा का पूरा मैटर से कन्वर्ट होकर एनर्जी में बदल जाता है और खत्म हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता वो क्या है, एटम है, परमाणु है। अब बात करें इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, हमने बचपन से पढ़ा है। न्यूट्रॉन पे कितना होता है जी, 0 चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1 होता है। एक्चुअल चार्ज ये नहीं होगा, एक्चुअल चार्ज कुछ और होगा। वो क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना बेबी स्टेप्स, एक एक करके। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम आगे एडवांस भी पढ़ेंगे। तो ये हुई एटम की बात कि एटम क्या है, परमाणु है, हमारा सबसे छोटी इकाई है जिसे और डिवाइड नहीं कर सकते। ये किन की चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, तो एटम इस तरह से सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है। एटम में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जिसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक। नाभिक। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ कुछ ऊर्जा के स्तर माने जाते हैं, कुछ एनर्जीज के लेवल माने जाते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई फिजिकल रिंग्स नहीं है, एक्चुअल में रिंग्स नहीं होती वहां पर। ये एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ एनर्जी सबसे कम है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है। इस तरह से ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ये आपका पूरा पूरा जिसको बोलते हैं ना, कोई एक्चुअल रिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इन एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है क्या, शेल, या इनके लिए एक और नाम ऑर्बिट।
हिंदी में कहलाएंगे ये कक्ष। सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। उसके चारों तरफ कुछ एनर्जी के लेवल हैं, ऊर्जा के स्तर हैं, जिनको शेल बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, यानी कि कक्ष कहा जाता है। अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में मिलते हैं हमको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ क्या मिलेंगे हमको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, शॉर्ट में लिख दूं तो P प्लस N। और शेल्स में बात करें, ऑर्बिट्स में बात करें, तो इनमें हमको क्या मिलते हैं, यहां मिलेंगे जी हमको इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या मिलेंगे हमको, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहे किसी का भी एटम आपको मिले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, जो मर्जी आपको मिले, उन सब का न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएं, चाहे जितने मर्जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, सब हम पढ़ेंगे, सब डिटेल में होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मिलेंगे हमको, इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में हमको यहां पर मिलेंगे। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका एक और नाम पड़ता है, क्या, इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, न्यूक्लियॉन को आप न्यूक्लियॉन ही लिख सकते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, आपसे कई बार, वैसे देखो, ये जो पॉइंट मैं अगला बताने जा रहा हूं, ये हर एग्जाम में पूछा जाए जरूरी नहीं है, बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है कि किसी एग्जाम में भूला भटका क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता होता कि कब कहां से आपके पास क्वेश्चन पड़ जाए। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपके ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स हमारे मिलकर बनते हैं किससे, क्वार्क से। किससे मिलकर बने हैं, क्वार्क से। हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है ये, क्वार्क। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वार्क क्या होता है, यहां पर कर रहा हूं मैं, क्वार्क क्या है, क्वार्क हैं आपके वो पार्टिकल्स, वो कण जिनमें क्या होगा, फ्रैक्शनल चार्ज होगा, फ्रैक्शनल चार्ज। ये आपके वो कण हैं जिनमें आपको भिन्न आवेश मिलेगा। फ्रैक्शनल चार्ज मतलब भिन्न आवेश। देखिए, प्रोटॉन पे कितना चार्ज बोला था हमने, +1, ये फ्रैक्शन नहीं है। न्यूट्रॉन पे कितना बोला, 0, अगेन ये भी फ्रैक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बोला हमने, -1, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर में आपको मिल रहा है। लेकिन क्वार्क की बात करें तो क्वार्क पे कैसे चार्ज मिलता है, जैसे 1/2 या 3/2, ठीक है, इस तरह से हमको चार्ज मिलता है। अब क्वार्क की बात करें, वैसे तो जनरली 4 तरह के होते हैं, हम 2 तरह के पढ़ेंगे जिनसे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क 2 तरह के, कौन कौन से, एक आएगा अप क्वार्क और एक आएगा आपका डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की बात करें, अप क्वार्क पे चार्ज होगा +2/3 और डाउन क्वार्क पे चार्ज होगा -1/3, ठीक है। अप क्वार्क पे कितना चार्ज है, +2/3 और डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज है, -1/3। इन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे बनेंगे ये देखिए, अगर मैं 2 अप क्वार्क ले लेता हूं, मैं अप क्वार्क को U क्यों लिख रहा हूं, मैंने क्या किया, 2 अप क्वार्क लिए, उसमें जोड़ दिया एक डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क का मतलब अप क्वार्क पे कितना चार्ज है, +2/3, तो 2 × +2/3। साथ में एक डाउन क्वार्क की बात करें तो क्या आएगा, 1 × -1/3। इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करके क्या आएगा, 2 × 2 +4/3। यहां पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/3। सॉल्व करके लाओ तो +3/3 कट करोगे तो कितना बन गया आपका, +1। और +1 चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पे। इसका मतलब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर आपको क्या देंगे, एक प्रोटॉन देंगे। इस चीज को नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रोटॉन बनाने के लिए कितने अप क्वार्क चाहिए, तो एक प्रोटॉन बनाने के लिए आपको कितने अप क्वार्क लगे, 2। अगर पूछा जाए कि एक प्रोटॉन बनाने के लिए कितने डाउन क्वार्क चाहिए, तो एक प्रोटॉन के लिए कितने डाउन क्वार्क लगे आपको, 1, ठीक है। ये हो सकता है कि कहीं भूला भटका आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए करने को दे रहा हूं, आपने क्या करना है, एक अप क्वार्क लेना है और 2 डाउन क्वार्क लेने हैं। चेक कीजिएगा कि इससे आपके पास क्या वर्क कर आता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं।
आई होप आपने ये नोट कर लिया है। नोट नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा चला के नोट कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा, देखो वीडियो को दोबारा चलाओगे, आपने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, जो आपको लग रहा है कि अभी समझ में आया है, वीडियो को दोबारा चलाने पे हो सकता है कोई डाउट आ जाए, आपको पूछने का मौका मिलेगा। और अगर नहीं आता, अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो दोबारा चलाने पे क्या पता आपको वो समझ में आ जाए। तब भी कोई डाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको किसी और तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा इसी बात को। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपने एक काम करना है, एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या कहा जाता है, ये 1 से 20 तक आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपने एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ये भी आपने पढ़ना है। क्लास में लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसके लिए पूरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। याद करने के लिए आप अगर गूगल भी करोगे, गूगल पर भी आपको बहुत सारे चार्ट्स या सब कुछ मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहां पर मैंने इस चीज की फोटो अपलोड की है। सारे के सारे 1 से 20 तक एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है, क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कितना कितना है, किस किस चीज का, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या चार्ज कैलकुलेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, इस तरह के कुछ टॉपिक्स आएंगे जो हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में करेंगे। वो करने से पहले, उनको सॉल्व करने से पहले आपको ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रहने चाहिए। एक शॉर्टकट भी मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं, लेकिन ये शॉर्टकट 1 से 20 तक लागू होता है, वो भी बेयरली, उसके बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं लागू होगा। शॉर्टकट के भरोसे ना ही रहें तो बढ़िया रहता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें 1 से 20 तक, तो एटॉमिक नंबर आपके इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपकी इवन है, तो आपका एटॉमिक मास जो होगा वो आएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर। दैट इज, अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर 6 है तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 इंटू 2 40 हो जाएगा। वैसे ही अगर ऑड है तो इस केस में एटॉमिक मास ये बराबर होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। दैट इज, अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1। अगर 5 है तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। अगर आपका एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने बताया ये सब पे लागू नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 1 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका होना तो 4 गुना 2 8 चाहिए था, लेकिन होता कितना है 9। वैसे ही नाइट्रोजन का 7 होता है, होना क्या चाहिए था 7 गुना 2 14 और 1 15, लेकिन होता कितना है इसका 14 होता है। ऐसा क्यों है, कैसे है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सब कुछ आएगा। क्लोरीन का 35.5 है और आर्गन का 40 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका मास 17 इंटू 2 कितना होना चाहिए था 34 प्लस 1 35 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 35.5। वैसे ही आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर है, अगर इस रूल से चलें तो 18 इंटू 2 36 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 40 है। ये कैसे होता है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्यों है ऐसा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एलिमेंट का नाम ऑफ कोर्स विद सिंबल याद करके आना है। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट वीडियो तक पहुंचने से पहले, या जब भी मैं अपलोड करूंगा उससे पहले आप इस चीज को प्लीज पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगे। थैंक यू।